एसएससी पास कर सुहागपुर नगर का नाम किया रोशन। ईशरपुर सुहागपुर जनपद के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा ग्राम, एक छोटे से परिवार के बेटे नीलेश अहिरवार ने अपनी मेहनत और लगन से इंडिया का सबसे कठिन परीक्षा पास कर अपने परिवार को किया गौरवान्वित। नीलेश अहिरवार की इस खबर के बाद जगह जगह स्वागत सम्मान किया जा रहा, जिसके बाद जनपद कार्यालय में सुहागपुर के सबसे वरिष्ठ अधिकारी एसडीएम ब्रजेंद्र रावत, जनपद सीईओ संजय अग्रवाल, तहसीलदार अलका इक्का, एसडीओपी संजू चौहान, थाना प्रभारी कंजन सिंह ठाकुर, सीईओ आरबी चौधरी, बीआरसी राकेश रघुवंशी और समस्त बीआरसी परिवार द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। और इनके जो संस्कार देने वाले आदर्श गुरु जी, साथ में पूरे हमारे परिवार के लोग और क्षेत्र के लोग सभी साथी, वास्तव में बहुत एक अच्छा पल है। ईश्वरपुर जैसा छोटा गाँव, माँ नर्मदा किनारे गाँव, एक सामान्य परिवार का कोई बालक कम उम्र में इतना संघर्ष करके भारतीय प्रसाद में बहुत बड़ी सेवा है, जो इंडिया की सेवा को क्रिएट करने और संवेदनशील होता है। निश्चित ही उस व्यक्ति ने बहुत अच्छी कम उम्र में एक टारगेट बनाया हुआ और टारगेट बना के जो संघर्ष किया है उस संघर्ष से चयन हुआ है। धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा अधिकारी बना दिया। 24 साल की उम्र में कम उम्र मुझे तो बस अगर बच्चों में हम प्रतिभाओं को देख के और उनका सही मार्गदर्शन कर दिया जाए तो वो बहुत आगे पहुँच सकते हैं। मेरा एक अपने छोटे भाइयों और बहनों को एक संदेश रहता है कि आप जिस भी परिस्थिति में सबसे पहले अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जैसे मैं नहीं कर सकता था कोचिंग अफोर्ड, मैंने स्टूडेंट हिसाब के लिए नहीं करना है, कोचिंग नहीं कर सकता तो छोड़ देना चाहिए था। तो आप जब अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद अपने आप में फेथ होना चाहिए कि हमारा हार्डवर्क हम करेंगे और सफलता मिलेगी। जब आप फेथ रखते हैं अपने आप ऊपर, तो दूसरों के परसेप्शन से नहीं डरना है। जब आप कुछ बड़ा करना चाहेंगे तो लोग बहुत ताने मारते हैं कि आपका हो पाएगा नहीं हो पाएगा। हमें हमेशा अपनी सोच बड़ी रखनी है, हमें बड़ा सोचना है और अपनी सोच को बढ़ानी है कुछ पाने के लिए और निडरता से आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नीलेश अहिरवार से विस्तृत चर्चा कैसे की पढ़ाई और क्या क्या आई अड़चने, देखिए पूरी खबर। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। मैं सुहागपुर की एक सफलता फिर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सुहागपुर का नाम आप जानते हैं, पढ़े ना लिखे सुहागपुर चले, एक कहावत रही है सुहागपुर की। और सुहागपुर अपने आप में एक अद्भुत शहर रहा है। माणासुर की बस्ती रही है, भगवान कृष्ण यहाँ पर रहे हैं, भगवान शिव यहाँ पर रहे हैं। और सुहागपुर की मैं कहावत को पुनः दोहराता हूँ कि पढ़े ना लिखे सुहागपुर चले, मगर सुहागपुर पूरे भारत में जहाँ अपनी पहचान रखता है, प्रसिद्ध है। और सुहागपुर का नाम रोशन करने वाले ऐसे ही नीलेश अहिरवार, जिन्होंने सुहागपुर में एक छोटे से गांव में रहते हैं, ईशरपुर गांव में रहते हैं, मां नर्मदा का घाट है। उन्होंने यूपीएससी पास किए, यूपीएससी पास करके सुहागपुर का नाम रोशन किया है। मैं उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा, उनसे हम विस्तृत चर्चा करेंगे उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई से डरते हैं, जो वो परिवार जो कहते हैं गरीबी उनकी अड़चन आ रही है, कि गरीबी कभी अड़चन नहीं आती है। कभी मेहनत करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें जो गरीबी अड़चन में नहीं आती है, कभी उनके लिए समस्या या पहाड़ नहीं बनी है गरीबी। गरीबी में रहकर भी बड़ी सफलताएं प्राप्त की जा सकती हैं, ये संभव है। उदाहरण है हमारे सुहागपुर में, मैं उन्हीं से उस उदाहरण से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं नीलेश अहिरवार। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इसलिए कि सुहागपुर का नाम भी आपने बड़ा किया है। मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले आपसे एक प्रश्न करूंगा कि यूपीएससी आप पास कर रहे थे, तो हम सबसे पहले इतिहास में जाते हैं। इतिहास में हमारे परिवार के स्टेटस पे, फाइनेंशियल स्टेटस, मतलब पैसों की परिस्थिति क्या रही, तो आपके परिवार की अगर हम बात करें तो उनका इतिहास कैसा रहा? माताजी पिताजी या पैसा कैसे अरेंज करते थे, कैसे पढ़ाई की? परिवार के इतिहास में देखें तो जैसे हमारी जो परवरिश हुई है, माता पिता ने हमारी परवरिश का बहुत ध्यान रखा है कि हम अच्छे से पढ़ाई लिखाई ध्यान दें। हमारे सारे संघर्ष माता पिता के रहे हैं, सोसाइटी को लेके हो या फिर फाइनेंस को लेके हो, उन्होंने बहुत मेहनत की है। हमें कभी काम के लिए कभी फोर्स नहीं किया, उन्होंने कहा आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए। मेरे पिताजी राजमिस्त्री हैं, मम्मी जी घर को संभालती हैं, तो उन्होंने बहुत मेहनत की है।
उनके पहले भी जो हमारी पीढ़ियाँ थी, जो हमारे दादाजी थे, वो भी मजदूरी करते थे और उन्होंने अपना जीवन यापन किया। साथ में अगर उनके शिक्षा के स्तर को देखें तो हमारे दादाजी बिल्कुल नहीं पढ़े थे। हमारे पिताजी की जनरेशन में हमारे चाचा जी पढ़े, हमारे पिताजी एक पहली दूसरी क्लास तक पढ़े और माताजी नहीं पढ़ी हैं, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय जो रहा, उन्होंने हमको पढ़ाया बहुत अच्छे से। अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया कि पिताजी मिस्त्री करते थे, तो शुरू से ही मिस्त्री का काम करते थे क्या? शुरू से नहीं, लगभग उनको 20 साल हुए। उसके पहले वो भी और मजदूरी करते थे कि खेतों में काम करना है, पानी देना है। उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनका अपना एक संघर्ष रहा है। और ये शायद मेरा संघर्ष कम है पढ़ाई का, उनका संघर्ष ज़्यादा है जीवन का। क्या? अच्छा, आपकी पहले शुरू से पढ़ाई अगर हम बात करें कक्षा 1 से आगे आपकी पढ़ाई कहाँ तक, आपने कहाँ पे पढ़ाई की? मेरी पहली कक्षा से 8वीं तक की पढ़ाई गांव में ही हुई है। इसी ईश्वरपुर गांव में? जी, ईश्वरपुर ग्राम में हुई है और गवर्नमेंट स्कूल से हुई है जी। और इस बीच मेरे टीचर्स बहुत अच्छे मिले मुझे कि हमारे गांव में पहले बहुत अच्छे टीचर्स थे, अभी भी प्राइमरी स्कूल में अच्छे टीचर्स हैं और पहले मिडिल स्कूल में बहुत अच्छे टीचर्स थे कि उन्होंने बच्चों के 360 डिग्री डेवलपमेंट पे ध्यान दिया था। तो उसी का आज नतीजा है कि हम। अच्छा, 8वीं तक तो आपने गांव में पढ़ाई की। अगर हम 9वीं से 12वीं तक की बात करें? मेरी 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई तवा नगर में एक गवर्नमेंट मॉडल स्कूल है, वहाँ पर मैंने कंप्लीट किया। अच्छा, इसके बाद? उसके बाद जब 12th कंप्लीट हुई तो फिर मैंने एक प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है, वो एग्रीकल्चर टेस्ट पास करने के बाद उसके अंकों के अनुसार मुझे महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय यूनिवर्सिटी है चित्रकूट में, वहाँ से अपनी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बीटेक कंप्लीट की। अच्छा, तो ये इतना जब आप चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो है, हाँ। उस जहाँ वहाँ तक आप पहुँचे तो फाइनेंस, इतने सारे पैसे लगते हैं, चूँकि इतने सारी कठिनाई आती है, वहाँ पे रहना है, आना है, जाना है, खाना है, तो ये पैसे की कैसी व्यवस्थाएं कैसे होती थी? वो सभी व्यवस्थाएं पिताजी ने की है, माताजी ने की है। उन्होंने बहुत मेहनत करके कि जैसे पहले एक ठेका ले रहे हैं वो काम का, तो 2 ठेके बढ़ा दिए, थोड़ा धूप में भी काम कर लिए, रात को लेट नाइट तक काम कर लिए। तो ऐसे करके उन्होंने पूरी व्यवस्थाएं की हैं। इस पे हमें कभी पढ़ाई पे आँच नहीं आने दी कि पैसा हमारी पढ़ाई में कोई बाधा बन रहा है। और एक जो हमने भी ध्यान रखा, हमारे घर से हमको ये शिक्षा दी गई थी कि आपको अपने खर्चे सीमित रखने हैं, अननेसेसरी खर्च नहीं करना है पैसे। तो अगर हम पैसे के जितने हैं उनका सदुपयोग करें तो उतने में जीवन संभव हो सकता है, मिनिमलिस्टिक अप्रोच रख के। आपने बताया कि आपकी पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुई, 12वीं तक भी आपने सरकारी स्कूल में किया, उसके बाद ग्रामोदय विश्वविद्यालय में आप पहुँचे। यूपीएससी करने का विचार आपके मन में कहाँ से आया? पहली बार विचार आया था लगभग 12वीं क्लास में कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन तब किसी ने कहा कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत टफ होता है, 10-10 साल लग जाते हैं। तो फिर थोड़ा सा विचार को रोक लिया कि हाँ, पहले कुछ ऐसा करना है कि जैसे एक जॉब, स्टेबल जॉब मिल जाए। तो फिर मैं अपना ग्रेजुएशन करने लगा। जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो मुझे उस समय लगा कि हाँ, यूपीएससी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमारे को मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 10 साल सभी को लगे। तो फिर मैंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान निश्चय लिया कि मुझे करना है। और जब अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी 2020 के बाद। तो आपने फर्स्ट टाइम में ही यूपीएससी निकाल लिया? नहीं, ये मेरा तीसरा प्रयास था। शुरू के 2 प्रयास में मैं प्रीलिम्स परीक्षा भी पास नहीं कर पाया था। अच्छा। तो लेकिन अपना पढ़ाई की, फिर से अपनी जो गलतियां थी उनको सुधारा, तो ये तीसरे प्रयास में सफलता मिल गई। अच्छा, अब मेरा अगला प्रश्न है कि इसके बाद क्या पोस्ट मिलेगी आपको? इसमें पोस्ट जो अलॉट होती हैं वो लगभग अगस्त सितंबर में आती है यूपीएससी के द्वारा लिस्ट, डीओपीटी के द्वारा। तो उसमें संभवतः जो एक अनुमान है कि शायद इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिलेगी मुझे। अच्छा, एक प्रश्न मेरा बीच में आता है। आपने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, और पैसे की भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें बहुत सारी मेहनत करनी होती है, स्टडी करनी होती है। हम बात करें तो पुस्तकों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो मेरा प्रश्न ये है आपसे कि कभी आपको लगा कि गरीबी पढ़ाई के बीच में आ सकती है? हाँ, ऐसा लगा? गरीबी पढ़ाई के बीच में कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है कि हमारे के संसाधन कम रहे हमारे पास, कि घर में आप प्रॉपर जो आपको चाहिए कोचिंग नहीं कर सकते हो आप पैसों के कारण, तो ये हो सकता है। लेकिन मैंने कोचिंग का भी एक विषय पहले ही हटा दिया था कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसको सोचना ही नहीं है। जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उसी में हमें तैयारी करनी है, पहले से एक्सेप्ट कर लिया और फिर उन संसाधनों पर फोकस किया। तो कम पैसे में भी बड़ी सफलताएं प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको पढ़ने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन फिर भी जो एक मेन चीज़ है, आपको पढ़ने के लिए खुद की दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए और आपके घंटों की मेहनत चाहिए, क्योंकि आपको कोई पढ़ने से नहीं रोकने वाला, कोई आपके दिमाग को कंट्रोल करे तो वो नहीं होने वाला। तो आपको खुद मेहनत करनी है, वो एक ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, हम देखते हैं अक्सर आज वर्तमान की परिस्थिति में ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं उनके हाथ में एंड्रॉयड स्मार्टफोन आ चुके हैं,
तो क्या ये स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन पढ़ाई के बीच में बाधा बनते हैं या सफलता बनते हैं? वो उपयोग करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो उसे बाधा बना रहा है या फिर सफलता की ओर बना रहा है। वो एक अवसर भी है और एक डिस्ट्रैक्शन भी है। जैसे मैं फ़ोन प्रयोग करता था तो कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन होता है उनका कम प्रयोग करता था या ना के बराबर। यूट्यूब हुआ, टेलीग्राम हुआ, इनका मैं काफ़ी प्रयोग करता था क्योंकि वहाँ से पढ़ाई का आप रिसोर्सेस ढूंढ सकते हैं। आप टॉपर्स की वीडियोस देख सकते हैं कैसे वो पढ़ाई करते थे। तो ये आप ऐसा प्रयोग कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का और सोशल मीडिया का। ये सारी सफलताएं आने के बाद मेरा प्रश्न है आपसे कि गांव के लिए क्या खास हो सकता है भविष्य में? गांव के लिए एक यही है कि मेरा सभी लोगों से अनुरोध है अभी भी कि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाइए, उनकी शिक्षा में कमी मत रहने दीजिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपना खुद का विकास कर सकते हैं, पूरे समाज का और देश का विकास कर सकते हैं। हमारे देश में अभी हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसका अगर हमें फ़ायदा उठाना तो हमें शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ना होगा, नहीं तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। ये शिक्षा बहुत ज़रूरी है हमें। तो आपका मानना यह है कि आपने जो 1ली से 8वीं तक की परीक्षाएं की तो गांव में बहुत अच्छी शिक्षा थी उस समय पे? हाँ, मेरे टीचर्स बहुत अच्छे रहे हैं, मैं लक्की मानता हूँ अपने आप को। उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो आज ये उनका प्रतिफल है। अब मैं आपको मिलाता हूँ हमारे नीलेश अहिरवार के पिताजी रामदास अहिरवार जी से। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपके बच्चे ने सोहागपुर का नाम, आपका नाम, आपके गांव का नाम रोशन किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे पढ़ाई कराई आपने, क्या लगता था आपको कि ये सब कर पाएंगे? मेरा नाम रामदास अहिरवार है, ग्राम ईसरपुर से हैं। बेटा छोटे से सही पढ़े में होशियार था, तो अब मैं पहले मजदूरी करता था, फिर धीरे धीरे मिस्त्री का काम मिस्त्री करते थे, तो मैं भी सोचूं मैं भी मिस्त्री बनूं। तो फिर मैंने उनके साथ रह के मिस्त्री का काम सीख लिया 97 में। तो फिर मैंने भी राजमिस्त्री का काम अच्छा काम करता हूँ। अच्छा, बच्चे को पढ़ाए, पैसे की तो बहुत ज़रूरत पड़ती थी, ज़रूरत पड़ती थी। हाँ। कोचिंग भी करना है, स्कूल भी जाना है, रहना भी है, खाना भी है, पुस्तक भी खरीदना है, तो ये सब कैसे व्यवस्थाएं करते थे? सब व्यवस्था मेरे काम में 1 एकड़ ज़मीन है मेरे पास, तो मैंने खेती में, काम में 1-1 ठेका 2-2 ठेका संभालते हुए बेटा का पूरा घर से खर्चा बाहर उठाया। रहते होंगे तो चिंता भी नहीं, होती गांव होगी। में ही अपने 2-3 गांव है, उसमें हाँ चिंता रहती थी, बेटा पैसा नहीं है। तो जैसे भी पहले टाइम पे फ़ोन नहीं चलते थे हम लोगों के पास, गरीबी थी, तो बेटा का कहीं से कॉल आया कि बोले पैसा की प्रॉब्लम है, तो फिर अपन यहाँ से डाल देते जो भी अपन व्यवस्था करके काम में। तो ये सब मेहनत करके किया सब। क्या बात है। हाँ। तो आपको बहुत बहुत बधाई। जी। हम और आपकी मम्मी जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अब हमारे साथ मौजूद है नीलेश अहिरवार जी की मम्मी जानकी बाई जी। मम्मी जी, बच्चे बाहर रहते थे, पढ़ाई करते थे, क्या सोचते थे आप? अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे पास से वे आगे बढ़ जाए, तो ये सोचते थे कि अच्छे अफसर बने। घर से बाहर रहते होंगे तो काफी चिंता भी रहती हाँ, थी। काफ़ी चिंता रहती। अच्छा, जब यहाँ पे रहते थे तो कैसे पढ़ते थे? जहाँ पर रहते थे तो बस मैंने बैठना, खाना और पढ़ना है, हाँ। कोई बात की टेंशन नहीं मैंने। अच्छा। हाँ। तो मस्ती तो करते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मस्ती तो बचपन से ही नहीं करी। अच्छा। इतने डांट में थे, इतने कंट्रोल में रखे थे अपन ने। अच्छा। हाँ। मतलब डांट पड़ती थी? हाँ। तो वही शिक्षा में नहीं, आज भी गई तो आज भी वैसे ही है वे। अच्छा। आपको बहुत बहुत बधाई मम्मी जी। बहुत भैया ने बहुत, नीलेश जी ने बहुत पढ़ाई करी है, बहुत पढ़ाई और करी है। एक बड़ा पद हासिल किया है। हाँ। आपका नाम, परिवार का नाम, गांव का नाम, शहर का नाम रोशन किया है, हमारे जिले का नाम रोशन किया आज है। भी वे कहीं जो है तो बोल कर जो है बगैर बोले नहीं जा सके। अच्छा। हाँ, इतनी अच्छे से वे भी रहे और हमने भी रखे। बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो ये थे नीलेश अहिरवार जी, उनके पूरा परिवार, जिन्होंने एक गांव का नाम रोशन किया है, यूपीएससी के परीक्षाओं को निकालकर एक बड़े पद के लिए आगे बढ़े हैं। जहां हम बात करते हैं, अक्सर मैं पुनः कुछ लाइनें आपके बीच में दोहराना चाहता हूं कि हमेशा गरीबी आपकी सफलताओं से बड़ी नहीं हो सकती, आपकी जिद से बड़ी नहीं हो सकती। गरीबी आपकी सफलताओं के आड़े नहीं आ सकती, ये संभव है, ये करके दिखाया है नीलेश अहिरवार जी ने, जो कि हमारे बीच में मौजूद हैं। हम देखते हैं अक्सर लोग डरते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, या हमसे नहीं होगा, या बहुत कठिन है। ये शायद संभव नहीं है। जिद जुनून और सफल होने की जो जिद जुनून होता है वो आपको आगे पहुंचा ही देता है। ये संभव है, ये करके दिखाया है। हमारे साथ मौजूद हैं नीलेश अहिरवार ने। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे भी ऐसी चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।